हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भारती और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित, जिसमें मैं प्रश्नावली 1.5 आज आपको कंप्लीट समझाऊंगी। और इससे पहले मैंने प्रश्नावली 1.1 से लेकर के 1.4 तक कंप्लीट आपको समझा दिया है। ओके, तो आप हमारे चैनल मैथ्स बाय भारती पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.5 पढ़ने से पहले हमें इसमें कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी, कुछ बातें जाननी पड़ेंगी। देखते हैं हमें क्या समझना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, समुच्चय का पूरक। ठीक है, जो 1.4 प्रश्नावली है वो यहाँ तक है और ये कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ इसके बाद क्या है, समुच्चय का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, सेट का कॉम्प्लीमेंट हमें ये पढ़ना है। तो मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल लेके बता दूंगी और मैं आपको इसकी डिफिनेशन बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, और डिफिनेशन में क्या है कि मान लीजिए कि U एक सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, और A U का एक उपसमुच्चय है। जो A है वो U का एक उपसमुच्चय है, तो ए का पूरक समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय है जो कि ए के अवयव में नहीं है। ठीक है, जो ए में नहीं होंगे, ठीक है, वही ए का पूरक कहलाएगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। प्रतीकात्मक रूप से हम यू के सापेक्ष ए के पूरक को प्रतीक ए डैश से निरूपित करते हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं ना, उसको ए डैश से निरूपित किया जाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से निरूपित किया जाता है। अब यहाँ पर ए डैश लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यू लिखा हुआ है। तो अगर हमें यहाँ पर ए डैश होना चाहिए था। ओके, तो अगर हमें ए डैश निकालना है तो क्या होगा, यू माइनस ए। ठीक है, जो यूनियन होगा उसमें से हमें ए घटाना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यूनियन जो है उसमें से ए जब घटाएंगे तो ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट निकल कर आ जाएगा। अब मैं इसका कुछ एग्जाम्पल देकर आपको समझाती हूँ, आपको एक खूब जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास u है और u में कुछ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हमने 10 तक यहाँ पर ले लिया u में। ठीक है, और सेट ए में हमारे पास क्या है, सेट ए में हमारे पास है, हम मान लेते हैं हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। सेट ए में हमारे पास ये है। ठीक है, अब हमें बोला है कि कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट ए का निकालना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जब हमें ए का निकालना है, इसका मतलब है कि हमें ए डैश निकालना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का मतलब होता है कि ए डैश, उसको हम लोग ए डैश बोलते हैं। और ए डैश निकालेंगे कैसे, जो यूनियन होगा ना उसमें से ये घटा देंगे, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। अगर बी का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे तो यूनियन में से बी घटा देना है। ठीक है, तो आपको जो दिया होगा पहले से ही, और जब भी कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे तो आपको यूनियन में से घटा देना है। और घटाना डिफरेंस मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है। ठीक है, तो वहां पर आप घटाना देख सकते हैं, या मैं आपको अभी भी थोड़ा सा घटाना बता दूंगी कैसे घटाया जाता है। चलिए, तो ए डैश कैसे होगा, u माइनस ए। ठीक है, u माइनस ए नॉर्मल है। अब u के कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर ये जो u के अवयव हैं, एलिमेंट हैं, ओके, वो यहाँ पर लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये u के सारे एलिमेंट हो गए। अब ए में क्या था वो लिखना है, माइनस लगा के 2 4 6 और 8। अब हमने घटाना, अंतर, डिफरेंस, आपको बताया था डिफरेंस ऑफ ए सेट, वो कैसे करते हैं। पहले हम इन दोनों में देख लेते हैं क्या चीजें मैच हो रही हैं। तो यहाँ देखिए 2 मैच हो रहा है, 4 मैच हो रहा है, 6 भी मैच हो रहा है एंड 8 भी मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा। अब आगे u है ना, u में से a घटाना है, इसका मतलब हमें सिर्फ u को देखना है, इस a को नहीं देखना है। ठीक है, बस खाली हमें मैच करना होता है। जैसे हमने 2 4 6 और 8 को मैच तो कर लिया, तो ये जो मैच किया है ये चीजें हट जाएंगी। अब u में जो बचा, u में ही क्यों देखेंगे, क्योंकि u आगे है, जो चीज आगे होती है उसी में देखते हैं। ठीक है, तो u माइनस ए करना था, इस वजह से इसमें जो चीजें बची हुई है ना वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, 1 3 5 एंड 7 लिखेंगे एंड 9 लिखेंगे एंड ऑल्सो 10 भी लिखेंगे। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ गया। तो जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे, हमें जो यूनिवर्सल सेट दिया होगा, सार्वत्रिक समुच्चय दिया होगा, उसमें से आपको तुरंत घटा देना है। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। अच्छा, ये भी कह सकते हैं, हाँ ये भी इसमें, एक मिनट, ओके, हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास u एक सेट है, ठीक है, समझिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर ये यूज हो जाता है। अगर u हमारे पास एक सेट है तो जो a होगा और a डैश होगा, उन दोनों को ही हम सबसेट बोलेंगे। ठीक है, उन दोनों को ही हम सबसेट बोलेंगे, किसका, u का। ठीक है, u का सबसेट बोलेंगे इन दोनों को ही। ठीक है, तो और इसमें देख लेते हैं क्या पढ़ने वाली चीजें हैं। अब बस इसमें एग्जाम्पल है और इसमें पढ़ने वाला कुछ तो है नहीं। अब यहाँ पर हमें पूरकों के कुछ गुणधर्म पढ़ने, ठीक है, यानी गुणधर्म का मतलब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमें। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी वो क्या है, पूरक नियम। अब पूरक नियम में क्या होता है कि अगर ए यूनियन ए डैश है, ठीक है, ए यूनियन ए डैश है,
तो वो यू बन जाता है, यू यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब सेकंड क्या है, अगर ए इंटरसेक्शन ए डैश है तो यहाँ पर फाई बन जाता है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन जो ए डैश है वो फाई बन जाता है, और ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, कहीं ना कहीं ये यूज होने वाली है। ठीक, डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन जो नियम है, ठीक है, डी मॉर्गन का जो ये रूल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये कई जगह पर यूज हो जाएगा। वेन आरेख बनाने में मोस्टली आपको ये हेल्प करने वाला है जब आपको वेन आरेख बनाना होगा। ठीक है, तो डी मॉर्गन का जो नियम है वो क्या होता है, ए यूनियन बी, अगर इस पूरे में डैश है, यहाँ पर ये छोटा सा डैश लगा हुआ, अगर ए यूनियन बी पूरे में डैश है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, या फिर यूं कह सकते हैं, अगर हमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दिया हो और इसका हमें वेन आरेख बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ए यूनियन बी कर सकते हैं और उस पूरे का डैश लगा सकते हैं, इसके इक्वल में ये लिख सकते हैं, इस पूरे का डैश लगा सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश है, ठीक है, तो क्या होता है ए डैश यूनियन बी डैश। अब इन दोनों को लर्न रखना, याद रखना, कोई ज्यादा टफ काम नहीं है। अगर यहाँ पर यूनियन है तो आप यहाँ इंटरसेक्शन कर दो और दोनों को अलग अलग कर दो, और अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो आप इन दोनों को अलग अलग कर दो और बीच में यूनियन कर दो। ठीक है, और ये दोनों ही आपके कहीं ना कहीं वेन आरेख में यूज होते ही होते हैं। ठीक है, अब एक द्विपूरक नियम होता है। ठीक है, द्विपूरक नियम, इसमें क्या होता है, अगर ए का डैश है, ठीक है, ए डैश का डैश है, यानी कि डबल डैश चल रहा है, ए पे अगर डबल डैश है तो वो ए के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर ए का डबल डैश है, जैसे एक अंदर डैश है उसके ऊपर एक और डैश लगा हुआ है, तो वो ए के बराबर हो जाता है। ठीक, चौथा क्या है, अगर फाई और यू के नियम से, ठीक है, फाई और यू के नियम से, अब हमें ये नियम देखना है, इसका नियम क्या होता है, अगर फाई में कहीं डैश लगा हुआ है तो वो यू कहलाएगा, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय ही कहलाएगा। ठीक है, अगर फाई में डैश लगा हुआ है तो वो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट, और अगर यू में डैश लगा हुआ है तो वो फाई कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि अगर फाई में डैश है तो यू बनेगा, और यू में डैश है तो वो फाई बन जाता है। ठीक है, अब इन नियमों का सत्यापन वेन आरेख द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, वेन आरेख में कहीं ना कहीं यूज होना है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये वेन आरेख में यूज किया जाएगा। ओके, तो अब प्रश्नावली 1.5 देख लेते हैं, क्योंकि अब इसमें पढ़ने लायक कुछ बचा नहीं, और जितना इसमें पढ़ाना था मैंने वो आपको समझा दिया है, लूंगी। ठीक है, अब प्रश्नावली 1.5 देख लेते हैं क्या है। जो पहला है, मान लीजिए कि यू में क्या है, 1 से लेकर 9 तक दे रखा है। ओके, ए में क्या दिया है, 1 से लेकर 4 तक, और बी में क्या है, 2 4 6 8 दे रखा है, और सी में है 3 4 5 और 6। ठीक, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अब हमें ये ज्ञात करना है, क्या पहला क्या है, ए डैश, दूसरा है बी डैश, और तीसरा है ए यूनियन सी का डैश। ठीक है, ए यूनियन सी और पूरे का डैश है। ओके, चौथा क्या है, ए यूनियन बी, इस पूरे का डैश है, और पांचवा क्या है, ए डैश का डैश। अब यहाँ पर ए डैश का डैश, इसका मतलब ये है कि ये जो है ए डैश का डैश मतलब ए हो जाएगा, तो इसका तो आंसर आप सिंपली डायरेक्टली ही लिख सकते हैं कि ए डैश का डैश जो है वो ए आएगा, तो इसका आंसर तो यही आ जाएगा, सीधी सी बात है। फिर भी मैं अभी आपको ये करके समझाऊंगी। ठीक है, अब बी माइनस सी का डैश, तो पहले बी माइनस सी करना है, उसके बाद उसका डैश। डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, और 1 में हमारे पास क्या क्या दिया है। 1 में हमको सबसे पहले यू दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 1 से लेकर 9 तक हमको दे रखा है यूनिवर्सल सेट में यू में। ठीक है, एंड ए में हमको क्या दिया है, ए में हमको दिया है 1 2 3 एंड 4, ये ए में दे रखा है। ठीक है, बी में हमको दिया है 2 4 6 एंड 8, ये हमको बी में दे रखा है, एंड सी में हमको दिया है 3 4 5 एंड 6, ये हमको सी में दे रखा है। अब जो फर्स्ट है, फर्स्ट हमें पूछा क्या है, हमें बोला है ए डैश। ठीक है, और सेकंड हमें क्या बोला है, बी डैश। ठीक है, और सेकंड मैं ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, थर्ड में हमें बोला है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। ठीक है, ये ए बना है, ये यूनियन है, ये सी, और इस पूरे का डैश। तो पहले हम 3 कंप्लीट करते हैं, बाद में जो बचे हुए हैं उनको बाद में कंप्लीट करेंगे। अब ए डैश, ए डैश का मतलब मैंने अभी आपको समझाया था, इसका मतलब है यू में से ए घटाना है। ठीक है भाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है, मतलब यूनियन वाला जो यूनिवर्सल वाला जो सेट होता है उसमें से आपको ए घटाना है। तो आपके पास यू भी दिया है, आपके पास ए भी दिया है, सिंपली घटाना है हमें। तो क्या करना है, ए डैश, यहाँ यू के लिए कितने लिखेंगे, 1 से लेकर 9 तक, तो 1 2 3 4 बनाना था मुझे। ओके, 4 5 6 7 8 और यहाँ 9। ठीक है, माइनस, और माइनस में क्या करना है, ए करना है माइनस में। तो ए में हमारे पास क्या दे रखा है, 1 2 3 4। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हमारे पास क्या निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या चीजें मैच हो रही हैं। 2 मैच हो रहा है, 3 मैच हो रहा है, एंड 4 मैच हो रहा है।
ओके, हाँ 1 भी तो मैच हो रहा है, 1 तो मैंने देखा ही नहीं। ठीक है, 1 भी मैच हो रहा है, यानी कि 1 से लेकर के 4 तक मैच हो रहा है। बचा क्या? इतना पोर्शन बचेगा, तो जो बचा है और यू में ही देखना है क्योंकि यू आगे है, तो यू में देखना है जो बचा है। बचा क्या है? 5 से लेकर 9 तक, तो 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ए डैश है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो ए है वो ये आ गया। ये आंसर हो गया पहला। ओके, यहाँ आंसर डाल लेते हैं। अब हमें बी डैश निकालना है, तो सेकंड यहाँ कर लेते हैं क्योंकि वहां तो आएगा नहीं शायद। ओके, बी डैश यहाँ लगा लेते हैं। बी डैश का मतलब है यूनियन, यानी कि यूनिवर्सल, यूनियन नहीं भाई, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट में से हमें बी घटाना है। तो यूनिवर्सल सेट में हम जानते हैं 1 से लेकर के कितने 9 तक लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइनस। और बी में हमें क्या लिखना है? अब देखिए बी में हमें दिया है 2 4 6 8। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 2 4 6 और 8। अब इसको भी हमें क्या करना है? घटाना ही है। तो घटाने का मतलब है जो मैच कर रहे हैं उनको छोड़ देंगे। 2 4 6 और 8। ठीक है, 2 4 6 8 ये चीजें छोड़ देंगे, बाकी जो यू में बचा वो लिखेंगे, तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी हो जाएगा, यानी कि 1 3 5 7 एंड 9। ये आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का। ठीक है, अब हमें निकालना था, थर्ड है हमारे पास ए यूनियन सी, और इस पूरे का क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा u माइनस ए यूनियन सी। ठीक है, बस ये जो डैश है, डैश नहीं लगाएंगे यहाँ पर। तो u तो हम जानते हैं क्या है, तो सबसे पहले हम u लिखेंगे। ओके, u में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तक हमें दे रखा है, माइनस। अब ए यूनियन सी, अब ए और सी का यूनियन करना पड़ेगा। तो यूनियन अब देख लेते हैं, ए यहाँ पर है, ठीक है, समझिए ए यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, इन दोनों का यूनियन करना है। तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा? 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 3 मैच हो रहा है, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। यूनियन का मतलब होता है जो इसमें हो और जो इसमें हो और जो मैच हो रहा हो, सारी चीजें लिखी जाती हैं। तो 1 तो लिखा जाएगा, 2 भी लिखा जाएगा, 3 मैच हो रहा है 3 भी लिखा जाएगा, 4 मैच हो रहा है 4 भी लिखा जाएगा, 5 6 इसमें बचा है वो भी लिखा जाएगा। यानी कि 1 से लेकर के 6 तक हमें लिखना है ए यूनियन सी में। ए यूनियन सी में समझ में आया हमें क्या लिखना है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमने लिख दिया। अब इसको हमें घटाना है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी डैश हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक, तो क्या घटाएंगे इसमें? 1 मैच हो रहा है, ठीक है, 1 मैच है, यहाँ यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स रख लेते हैं। 1 मैच है, 2 भी मैच कर रहा है, 3 भी मैच कर रहा है, 4 भी मैच कर रहा है, 5 भी मैच कर रहा है एंड 6 भी मैच कर रहा है, यानी कि 1 से लेकर के 6 तक मैच कर रहा है। ठीक है भाई, 1 से लेकर 6 तक पूरा का पूरा मैच हो रहा है। हमारे पास बचा क्या? 7 बचा, 8 बचा और 9 बचा। तो जो बचा है बस वही लिख देंगे, 7 8 एंड 9, और ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं। चौथे में क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे हमने तीसरा लगाया सेम वैसे ही हमको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर u माइनस ए यूनियन बी लिखना है हमको। तो u के लिए हम जानते हैं क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो u के लिए हो गया। माइनस ए यूनियन बी लिखना है, तो ए यूनियन बी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ए यहाँ है, ठीक है, और बी यहाँ है। तो ए और बी में क्या क्या चीजें मैच हो रही वो हमको लिखना है। तो पहले 1 तो लिखना ही लिखना है। देखिए इन दोनों में 1 तो लिखा जाएगा, 2 मैच हो रहा है 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 4 मैच हो रहा है 4 भी लिखेंगे। अब इसमें 5 नहीं है, ठीक है, 5 नहीं है, 6 लिखेंगे और फिर 8 लिख लेंगे। ठीक है, पहले 1 2 3 4 और 2 4 तो मैच हो रहा है तो वो तो लिखेंगे ही। तो 1 2 3 4 और 6 8 और लिख लेना है। तो जो इसका यूनियन है इसमें हमें क्या लिखना है? 1 2 3 4 और 6 और 8, ये हमें लिख लेना है। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमें क्या करना है? इसको घटाना है। तो घटाने में जो चीजें मैच होती हैं, देखिए 1 2 3 4 इतने तो मैच हो रहे हैं। उसके बाद 6 और 8 भी है, तो 6 और 8 भी मैच हो रहा है। अब जो बचा भाई, क्या बचा? ये तो सारे मैच हो रहे थे इतने। बचा क्या? एक 5 बच रहा है, 7 बच रहा है और 9 बच रहा है। तो 5 7 एंड 9, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसके 2 क्वेश्चन बचे, मैं यहीं पर कर देती हूँ कंप्लीट इसको। अब देखिए हमारे पास जो 5वां क्वेश्चन है वो दिया है ए डैश का डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, अभी आपने ये रूल पढ़ा था, ठीक है, ये 5वां हम कर रहे हैं, ए डैश का डैश। ठीक है, तो अभी आपने ये रूल पढ़ा था कि द्विपूरक नियम से ए डैश का जो डैश है वो ए कहलाता है। ठीक है, द्विपूरक नियम से ए डैश का जो डैश है
वो क्या कहलाता है, ए कहलाता है। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे सबसे पहले, क्या, द्विपूरक नियम से। अब द्विपूरक नियम से क्या लिखेंगे कि जो ए डैश का डैश है वो ए कहलाता है। जब ये ए कहलाता है तो इसका मतलब है ए डैश का डैश जो है, अब ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट कर दो। तो ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। बस हो गया इसका आंसर, 1 2 3 एंड 4। इसको आपको करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब प्रूफ करा रहे होते हैं कुछ ऐसा, तब उसमें करने की आवश्यकता होती। तो जहां पर प्रूफ करा रहे होंगे वहां पर मैं आपको समझाऊंगी। फिलहाल इसमें नहीं है तो मैं आपको नहीं समझा रही हूँ। ओके, एंड अगला एक लास्ट बचा है हमारे पास। अब देखिए एक बचा है हमारे पास बी, ये मैं यहाँ कर दे रही हूँ। हमारे पास बचा है b माइनस सी का डैश, हमारे पास ये है। तो सबसे पहले b माइनस सी करेंगे हम, ठीक है, b माइनस सी सबसे पहले कर लेंगे। तो b माइनस सी हमारे पास क्या आएगा इसमें, देखिए। या एक काम करते हैं, पहले इसकी डिफिनेशन तो लिखें। क्या, यूनिटी में से यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हमें क्या घटाना है, b माइनस सी। हमें ये करना है, ठीक है, यूनियन में से b माइनस सी घटाना है हमें। तब ये हमारा b माइनस सी का जो कॉम्प्लीमेंट है ये निकल के आएगा। तो उससे पहले u के लिए सारे यहाँ पर लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो u कॉम्प्लीमेंट नहीं सॉरी एलिमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तक हमने लिख लिए माइनस। और b माइनस सी में क्या चीजें आएंगी, ठीक है, b माइनस सी देखते हैं। तो b माइनस सी मैं आपको यहाँ करके बताती हूँ। देखिए यहाँ b है और यहाँ c है, b में से c घटाना है, ठीक है। तो b में से c घटाने का मतलब है b माइनस सी। b के एलिमेंट लिखेंगे 2 4 6 8, ठीक है, माइनस c के एलिमेंट लिखेंगे 3 4 5 और 6। अब इसमें से घटाना है, तो घटाने का मतलब जो चीजें मैच हो रही हैं। तो मैच इसमें क्या क्या हो रहा है, 4 मैच हो रहा है, देखिए 4 यहाँ पर मैच हो रहा है, ठीक है। ये 6 भी मैच हो रहा है तो ये 6 भी लिख लेंगे। और इसमें कुछ मैच नहीं हो रहा है, यानी कि b माइनस सी अगर हमने घटाया तो अब हमें सिर्फ b देखना है, क्योंकि b पहले है तो हमें सिर्फ b देखना है। तो क्या बचा, यहाँ से 2 बचा और यहाँ से 8 बचा। तो यहाँ 2 और 8 लिखना है हमको, ठीक है, 2 और 8 लिखना है। तो b माइनस सी क्या है, 2 8। तो b माइनस सी की जगह लिखेंगे 2 कॉमा ये 8। मैंने ऐसे छोटा सा बना दिया है, 2 और 8 हो गया यहाँ पर। अब क्या करना है, अब इसमें से ये हमको घटाना है। इसका मतलब है कि जो चीजें इसमें मैच हो रही, देखिए 2 मैच होगा 8 मैच होगा, क्योंकि 2 8 ही है यहाँ पे। तो बचेगा क्या, जो u में बचेगा बस वही लिखना है। तो क्या बचा, 1 3 4 5 6 7 और 8 नहीं लिखेंगे, यहाँ 9 लिख देंगे। और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ यू, ठीक है, इफ यहाँ पर यदि लिखा होना चाहिए था, ये इफ लिख गया है। ओके, यदि यू में हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी ए से लेकर के एच तक है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ये 8 एलिमेंट है इसके अंदर। तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। पूरक जैसे अभी तक हम कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे ना, हमें इसके भी कॉम्प्लीमेंट ही निकालने हैं। तो ए, अब यहाँ ए में दिया है ए बी सी, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश होगा, यानी पहले हमें ए डैश निकालना है, फिर हमें बी डैश निकालना है, फिर हमें सी डैश निकालना है एंड देन हमें डी डैश निकालना है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन, पेज पलटते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट दे रखा है उसमें है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। ये हमारे पास यू में दे रखा है। अब हमें ए, अच्छा मैं लिख लेती हूँ। फर्स्ट में हमें बोला है ए, तो ए में है ए बी सी, ये हमें ए में दे रखा है। और सेकंड में थोड़ा यहाँ इस तरफ लिख लेती हूँ, सेकंड में है बी है और बी में दिया है डी ई एफ और जी। ओके, ये हमें बी में दे रखा है। अब हमें कहा क्या है, हमें बोला है इसका कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश निकालना है। ए डैश का मतलब यू माइनस ए करना है, ठीक है। तो ए बी सी डी, पहले यू के सारे एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पर। अब एफ जी एंड एच माइनस, और ए के लिए क्या है, ए बी सी। तो ए बी सी तीनों ही लिख लेंगे। अब जो इन दोनों में मैच हो रहा हो, ठीक है, ऐसे ही तो हम करते हैं, जो दोनों में मैच हो रहा हो। तो ए बी सी तीन ही तो मैच हो रहे हैं, यहाँ पर भी ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी, 3 मैच हुए। जो बचा, जो यू में बचा, ठीक है, क्योंकि यू पहले है, मैं आपको बार बार यही बताती हूँ। अब ऐसा ना करें कि इसमें से लिख लें, नहीं, जो यहाँ बचा, यहाँ क्या बचा, डी ई एफ जी एच एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है, कंप्लीट। अब हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालना है, यानी कि बी डैश निकालना है। तो पहले बी डैश के लिए क्या लिखेंगे, यू माइनस बी, भाई बी डैश निकालना है तो बी लिखेंगे। ओके, तो बी डैश इज इक्वल्स टू यू। अब यू के लिए हमें क्या लिखना है, ए से लेकर के एच तक पहले
सारे के सारे एलिमेंट A B C D E F G एंड H, और माइनस में क्या करेंगे B, तो B में ये चीजें लिखी हुई है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है वहां पर, D E F कॉमा G, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, 1 मिनट ऐसे, ओके। अब यहाँ हमें क्या करना है, जो चीजें मैच हो रही हैं, तो मैच क्या हो रहा है, डी, ठीक है, डी मैच हो रहा है, ओके, ई मैच हो रहा है, ओके, एफ मैच हो रहा है, ओके, एंड जी मैच हो रहा है, तो यहाँ पर जी मैच हो रहा है। अब बचा क्या, ए बी सी और यहाँ एच, इतना बचेगा हमारे पास, जो बचा वही कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हो जाएगा, क्या, ए बी सी एंड ये एच, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड लगाते हैं इसी का। थर्ड में हमें बोला है सी, और सी में हमें दे रखा है ए सी ई एंड जी, ये हमको दे रखा है। एंड फोर्थ में हमारे पास है, डी में है एफ जी एच एंड ए सबसे लास्ट में दिया है, ठीक है, ये हमको दे रखा है, ठीक है। ये सी है, सी में ए सी ई जी है, और डी में है एफ जी एच और ए, ओके। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी का मतलब सी डैश करना है, सी डैश का मतलब यू माइनस ए, तो यू के लिए क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ये एच, ओके, ये हो गया माइनस, 1 मिनट, यहाँ सी बनाना है मुझे, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी निकालना है, तो यू माइनस सी, तो सी तो ये है, ये यहाँ पर लिख लेंगे, क्या, ए सी ई और जी। अब क्या आपस में देखेंगे क्या मैच हो रहा है, ए मैच हो रहा है, ओके, एंड सी मैच हो रहा है, एंड ई मैच हो रहा है, एंड जी मैच हो रहा है। जो बचा, क्या बचा, बी बचा, ओके, एंड डी बचा, एंड एफ बचा, और क्या, एच, एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेरी इजी इजी क्वेश्चन है ये आपके। चलिए चलिए ये वाला क्वेश्चन लगाते हैं, इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी निकालना है, तो क्या, डी डैश इज इक्वल्स टू यू माइनस डी, ठीक है, यू माइनस डी कर लेंगे, तो डी डैश, अब यहाँ पहले यू के सारे एलिमेंट लिखेंगे, क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, माइनस हमें क्या, डी, तो डी में क्या था, एफ था, जी था, कॉमा एच था, और ए था, ये इतने एलिमेंट थे। क्या क्या मैच हो रहा है, एफ मैच हो रहा है, ये वाला जी मैच हो रहा है, ठीक है, ये जी बना हुआ है, ये जी मैच हो रहा है, एच भी मैच हो रहा है, और ये ए भी मैच हो रहा है यहाँ से। तो क्या बचा, डी डैश में जो हमारे पास बचा है, क्या बचा, बी बचा है, सी बचा है, डी बचा है, एंड ये ई बचा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, यानी कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं हमें उनको सार्वत्रिक समुच्चय मानना है, यूनिवर्सल सेट मानना है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हम किसको मानेंगे, प्राकृतिक संख्याओं को। और मैंने आपको संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है कि प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, परिमेय अपरिमेय, सभी संख्याओं के बारे में मैंने आपको समझाया है, पूर्णांक क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं सभी बच्चे जानते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, ठीक है, 1 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाती हैं, ओके। तो प्राकृतिक संख्याओं को हमें क्या लेना है, सार्वत्रिक समुच्चय मानना है। निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट लिखना है, किसका, फर्स्ट में क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत सम संख्या, यानी प्राकृत सम संख्या के लिए हमें पूरक लिखना है। तो एक बात और इसमें हमें याद रखनी है, क्या, कि अगर क्वेश्चन हमारा लैंग्वेज में है तो आंसर भी हमें लैंग्वेज में ही देना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन हमारा लैंग्वेज में है तो आंसर भी हमें लैंग्वेज में ही देना है। तो पहले आप उसको सॉल्व करेंगे एंड देन आंसर फिर लैंग्वेज में देंगे। तो मैं आपको समझाती हूँ कैसे करना है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले तो हम ये करते हैं, जो इन्होंने बोला है कि यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यू हमें किसको मानना है, प्राकृतिक संख्याओं को। तो प्राकृतिक संख्याओं का मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, या फिर यूं कह सकते हैं, यूनिवर्सल सेट को हम ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्याएं यूनिवर्सल सेट को मान सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये तो हमने अपने लिए लिख लिया कि प्राकृतिक संख्याएं इसके अंदर है, लेकिन अगर हमें इसको लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, तो इस पे ऐसे लिखा जाता है। लिखने का तरीका ये होता है, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक प्राकृतिक या प्रकृत, आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्राकृतिक या प्रकृत, तो प्राकृतिक संख्या है, तो इसको हमें ऐसे लिखना है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो या फिर 1 2 3 4 भी आप लिख सकते हैं, डैश 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 के बाद छोड़ दीजिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं ना इनफाइनाइट होती, तो आप 2 3 संख्याएं लिख के उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब जो पहला दिया है हमको, फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत
क्या है? सम संख्या है, सम संख्या है। अच्छा, अब अगर हम सम संख्या की बात करते हैं, ठीक है, प्राकृत सम संख्याएं, तो प्राकृत सम संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, प्राकृत सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 ऐसे ही चलती चली जाएंगी। अब अगर हम यूनिवर्सल सेट में से ये संख्या घटाएं, ठीक है, इसको चलिए हम a मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम a लिख देते हैं कि इसको हमने a माना। तो अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि इसका सम प्राकृत संख्या को कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका मतलब हमें a डैश निकालना होगा, और a डैश का मतलब है u माइनस ए, ठीक है, u माइनस ए। तो u माइनस ए, अब u माइनस ए मतलब क्या? यहाँ प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या में से सम संख्या घटेगी, ठीक है, सम प्राकृत संख्या घटेगी, तो क्या बचेगा? विषम प्राकृत संख्या। कैसे बचेगा? यहाँ देखिए 1 2 3 4 ये सभी लगातार संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ क्या है? 2 4 6 8। तो अगर हम मैच करते हैं तो क्या मैच होगा? 2 मैच होगा, उसके बाद 4 मैच हो जाएगा, ठीक है, 4 मैच हो जाएगा, फिर यहाँ 5 लिखा होगा, 6 लिखा होगा तो 6 मैच हो जाएगा, यहाँ 7 लिखा होगा, यहाँ 8 लिखा होगा, ऐसे डैश डैश चलता चला जा रहा है, तो यहाँ 8 मैच हो जाएगा, लेकिन क्या बचेगा? 7 बचेगा। तो जो बच रहा है, ठीक है, इसके अंदर जो बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा एंड 7 बचेगा एंड 9 बचेगा एंड सो ऑन। तो ये क्या बच रहा है हमारे पास? ये तो विषम प्राकृत संख्याएं बच रही ना, विषम प्राकृत संख्याएं। तो जब क्वेश्चन हमारा लैंग्वेज में है तो आंसर भी हमें लैंग्वेज में ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है इसका आंसर? इसका कॉम्प्लीमेंट है तो इसको कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर या तो आप ये बना लीजिए, ये भी ठीक है, ऐसे ए करके, या फिर आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं इसका। क्या कि एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या, ठीक है। या आप पूरा ये दिखा सकते हैं, या आप इसके आंसर में सीधा ये भी लिख सकते हैं, विषम प्राकृत संख्या। वैसे भी ये क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं, ठीक है, 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब इसी प्रकार सेकंड हमें क्या पूछा है कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या, विषम संख्या है। ओके, तो मैं इसका अब सीधे आंसर कर रही हूँ आपको समझाते हुए। अब विषम संख्या है, विषम संख्या का मतलब है इसके अंदर कौन कौन संख्याएं रही होंगी? 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ऐसी चलती चली जाएंगी, ये विषम संख्याएं हैं। तो अगर यूनिवर्सल से ये संख्याएं मैच की जाए तो क्या क्या मैच होगा? 1 मैच होगा, 3 मैच होगा, 5 मैच होगा, 7 मैच होगा, ठीक है भाई। 1 मैच हो जाएगा, 3 मैच हो जाएगा, 5 मैच हो जाएगा और 7 मैच हो जाएगा। तो बचेगा क्या? ठीक है, ये संख्याएं मैच हो रही हैं जिन पर मैंने इस तरह से निशान बनाया। बचेगा क्या? 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है, 2 4 6 8 10 ये संख्याएं बचेंगी, और ये संख्याएं होती क्या है? सम संख्याएं। तो इसके आंसर में सीधे हमें क्या लिखना है? एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या, या फिर प्राकृत सम संख्या, या फिर सम प्राकृत संख्या है। ओके, या फिर है ना भी लिखे, जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर आपको डायरेक्टली ऐसे लेना है, या फिर आप ये करके लिख सकते हैं कि आप यू नहीं, इसको फिर आप कोई सेट मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? बी डैश के लिए हम क्या लिखेंगे? यू माइनस बी। तो ऐसे दिखाकर भी लिखा जा सकता है, या डायरेक्टली इसका आंसर भी कर देंगे तो भी ठीक है, ठीक है। तो इसका थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब ये थर्ड पार्ट है, क्या है? एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है, 3 का एक धन गुणज है। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि एक प्राकृत संख्या तो है लेकिन 3 का गुणज नहीं है। बस हमें ये लिखना है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 का ये थर्ड है, ठीक है। और सबसे पहले हमारे पास जो यू था, यूनियन था, वो क्या था? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ओके, अब जो थर्ड क्वेश्चन बोला था हमें, थर्ड में क्या था? एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का गुणज है, 3 का धन गुणज है। एक मिनट, यहाँ धन भी लिखना था, धन गुणज है, ठीक है, 3 का एक धन गुणज है। अब जब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, ठीक है, इसको हम बी मान लेते हैं फिलहाल, तो हमें कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी डैश निकालना है, तो यू माइनस बी करना होगा। तो अब यू में कुछ प्राकृत संख्याएं लिखी हुई हैं, और बी में, अच्छा बी में क्या संख्याएं आएंगी हमारे पास? ये बी है तो बी में संख्याएं क्या रहेंगी हमारे पास? 3 का गुणज, यानी कि 3, ठीक है, 3 6 9 12 ऐसी संख्याएं चलेंगी, ठीक है, चलती ही चली जाएंगी। तो अगर इन दोनों से मैच करेंगे, क्या मैच हो रहा है हमारे पास? 3 मैच हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 6 मैच होगा, 3 मैच होगा, 6 मैच होगा, 9 मैच हो जाएगा, ठीक। तो अब इसमें बचेगा क्या? इसमें बचेंगी प्राकृत संख्याएं, कौन कौन सी? 1 2 4 5 7 8, ठीक है, फिर 10 प्राकृत संख्याएं तो बचेंगी, लेकिन उसमें 3 का गुणज नहीं होगा, क्योंकि 3 का गुणज सारी की सारी संख्याएं निकल जाएंगी। क्यों निकल जाएंगी? क्योंकि हमें यू में से
डी घटाना है तो यू में जो बचेगा वही तो लिखना है। इसका मतलब जो 3 का गुणज है वो सारी संख्याएं निकल जाएंगी। अब हमें लैंग्वेज में क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी जो है वो हमें लैंग्वेज में क्या लिखना है, लिखना है एक्स सच दैट एक्स। अब यहाँ पर या तो आप बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख लें या फिर यहाँ लिखें एक प्राकृत संख्या है जिसमें एक्स जो है वो 3 का गुणज नहीं है, या तो आप ऐसे लिख लें या सीधे आप ऐसे लिखें कि बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स जो संख्या है, ठीक है, एक्स संख्या 3 का गुणज नहीं है, ठीक है, 3 का गुणज नहीं है, ठीक है। या फिर आप ये लिख करके डायरेक्ट भी आप ये लिख सकते हैं, ऐसे भी सही है, जरूरी नहीं आप ये लिखें, आप डायरेक्ट इसको लिख करके इसको भी लिख सकते हैं, ओके। या हाँ, एक चीज और, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स, ये बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये आपको अगर नहीं लिखना है ये चीज तो आप यहाँ पर क्या लिखें कि एक प्राकृत संख्या जिसमें 3 का गुणज नहीं है, ठीक है, जिसमें 3 का गुणज नहीं है। तो चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं और चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखने से क्या होता है कि लैंग्वेज में ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है। यहाँ बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का मतलब ही होता है प्राकृत संख्या, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, 4 में क्या है। अब यहाँ देखिए 4 में क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या, ठीक है, एक अभाज्य संख्या हमें लेनी है। तो यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं बी या ए, कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी कोई फर्क नहीं पड़ता, या ना भी माने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स सच दैट एक्स संख्या, एक मिनट, संख्या नहीं, यहाँ लिखा है एक अभाज्य संख्या, ओके, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, एक अभाज्य संख्या है, हमको ये कहा है, ओके। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, अब हम जानते हैं अभाज्य संख्याओं में 2 आता है, 3 भी आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 नहीं आता है, ठीक है, फिर 11 आ जाता है, फिर 13 आ जाता है, 15 नहीं आता है, 19 आ जाता है। ऐसे ही अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जिनके जो फैक्टर करने पर उसका फैक्टर सिर्फ एक आए, एक के अलावा उसका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक। तो अगर अब इसमें से हम मैच करें, ठीक है, इसमें से अगर हम मैच करेंगे तो हमें क्या चीजें मैच हो जाएंगी, ठीक है, 2 मैच हो जाएगा, ठीक है, 3 भी मैच हो जाएगा, 5 भी मैच हो जाएगा और 7 भी मैच हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या, जितनी भी अभाज्य संख्याएं वो सारी की सारी, एक मिनट, यहाँ जितनी भी अभाज्य संख्याएं ना वो सारी की सारी निकल जाएंगी भाई। 2 मैच हो रहा है, 3 भी मैच हो रहा है, 5 मैच हो रहा है, 7, यानी कि इसमें से सारी अभाज्य संख्याएं निकल जाएंगी। तो बचेगा क्या, इसमें बचेगा भाज्य संख्याएं, ठीक है, इसमें क्या बचेगा, भाज्य संख्याएं। तो हमको बस यही लैंग्वेज में लिखना है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और एक्स जो है एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है जिसमें एक भी शामिल है, ठीक है, इसमें एक भी शामिल है, क्योंकि एक को जो है अधिकतर गिना नहीं जाता है, लेकिन हमें इसमें लिख के दिखाना है कि उसमें एक भी शामिल होगा, ठीक। तो क्या लिखना है इसका आंसर में, हमें इसमें लिखना है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तथा एक्स एक भाज्य संख्या है और x बराबर 1, ठीक है, x बराबर 1 भी उसमें शामिल है, इसलिए यहाँ पर x बराबर 1 लिख दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, 5 में क्या है। अब 5 में हमें बोला है, एक मिनट देखते हैं 5 में क्या बोला है। 5 में बोला है एक्स सच दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या। तो इसके आंसर में हमें डायरेक्ट लिखना है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर जो 3 और 5 से भाज्य नहीं है, बस डायरेक्टली ये लिखना है कि जो 3 और 5 से भाज्य नहीं है। तो चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन था एक्स सच दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, ठीक है, 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिख देती हूँ, क्यों, क्योंकि जितने भी यहाँ पर 3 के गुणज हैं वो सारे निकल जाएंगे, ठीक है, जितने भी यहाँ 3 के गुणज हैं वो सारे निकल जाएंगे और 5 के गुणज भी सारे निकल जाएंगे। तो बचेगा क्या, नेचुरल नंबर बचेगा जो कि 3 और 5 से विभाजित नहीं होगा। तो डायरेक्टली इसका आंसर लिखा जा सकता है, तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर कर रही हूँ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, ये इसका आंसर है, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जो 3 और 5 से भाज्य नहीं है, ठीक है। तो ये इसका
आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ओके, अभी इसमें देख लेते हैं छठवां क्या है। 5 तक हो गए हमारे पास, ये छठवां यहाँ है। ओके, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमें जब यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसके आंसर हमें क्या लिख देना है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें से ना सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं निकल जाएंगी। और पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? पूर्ण वर्ग का मतलब समझिए, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो जितनी ये संख्याएं हैं 1, 4, 9 ये सारी निकलती चली जाएंगी। ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 1, 4, 9, 16 एंड 25 ये सारी संख्याएं निकल जाएंगी। तो जब ये सारी संख्याएं निकल जाएंगी तो बस प्राकृतिक संख्याएं बचेंगी जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। तो बस इसके आंसर में हमें सीधा लिखना है। तो पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आंसर में क्या लिखेंगे? इसका आंसर होगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर तो वो है, अभी भी नेचुरल नंबर तो यहाँ पर आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। और क्या लिखना है? और x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। ये हमने लिख लिया और ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण घन संख्या, ठीक है। पूर्ण घन संख्या, और घन भी आप जानते हैं पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन का मतलब ये होता है कि जैसे 1 का क्यूब किया तो 1 आएगा, ठीक है। 2 का अगर हमने क्यूब किया, ठीक है, 2 का अगर हमने क्यूब किया तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी प्रकार 3 का क्यूब किया तो 3 3 9 3 27। 4 का क्यूब किया तो 4 चौके 16 चौके 64। 5 का क्यूब किया तो 55 25 पंचे 125। तो कुछ ऐसी संख्याएं निकल जाएंगी, यानी 1 निकलेगा, 8 निकल जाएगा, 27 निकल जाएगा और 64 125 ये संख्याएं जब निकल जाएगी तो बचेगा क्या? प्राकृतिक संख्या तो बचेगी, लेकिन जो संख्या होंगी वो पूर्ण घन संख्या नहीं होंगी, यानी कि x बिलोंग्स टू x नेचुरल नंबर और x जो है एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। बस इतना लिखना है हमको यहाँ पर। तो आंसर डाल के लिख लेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। बिलोंग्स टू, ये तो हमें लिखना ही लिखना है कि बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। आंसर में जब भी आप करेंगे, अगर प्राकृतिक संख्याएं क्वेश्चन में दे रखा है तो हमको आंसर में हर जगह या तो आप हिंदी में लिखिए कि प्राकृतिक संख्या, या तो आप ये साइन बनाकर लिखिए, सिंबल बनाकर लिखिए बिलोंग टू का साइन और नेचुरल नंबर, ऐसे करके आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। बिलोंग टू नेचुरल नंबर और एक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा इसका। अब इसका हम देख लेते हैं, ये हमारे 7 तक कंप्लीट हो गए हैं। 8 नंबर देख लेते हैं इसका। 8 नंबर में लिखा है x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, ये हमको दे रखा है। तो इसको हमें पहले थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करना होगा? अब यहाँ देखिए, जो ये पोर्शन है, ठीक है, ये नहीं लेना है, सिर्फ इतना लेना है, इतनी इक्वेशन हमें लेना है। क्या लेना है? x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। तो x इज इक्वल्स टू 8 और यहाँ पर जो ये 5 है ये माइनस में आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा है कि x जो है वो 3 हमको, ठीक है, 3 हमको दिया है। इस वाले ब्रैकेट में x का मान हमको 3 दे रखा है, ठीक है। तो अगर यूनिवर्सल सेट से, अगर यूनिवर्सल सेट से हम ये 3 निकाल दें तो क्या बचेगा? प्राकृतिक संख्याएं बचेंगी, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं बचेंगी जिसमें 3 शामिल नहीं होगा। तो हमें क्या लिखना है कि x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x इज नॉट इक्वल्स टू 3, बस इतना लिखना है इसका आंसर, ठीक है। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे? x सच दैट x, एक मिनट, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज नॉट इक्वल्स टू 3, जिसमें 3 शामिल नहीं है, यानी कि नेचुरल नंबर तो है लेकिन उसमें 3 शामिल नहीं होगा, क्योंकि जब 3 यहाँ पर है तो 3 3 जब मैच करेगा तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 उसमें शामिल नहीं होगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो 9 में है x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9, ये है। और ठीक है, तो इसको भी हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पर क्या लिखेंगे, इतना सॉल्व करना है, ओके। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पर क्या होगा 2x इज इक्वल्स टू 9 और जो ये 5 है, जब 5 आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ x बराबर 4 और जो ये 2 है ये बटे में आ जाएगा। भाई 9 में से 5 गया तो 4 और ये 2 जो था बटे में आ गया, कट हो गया 2। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि x, या फिर ऐसे लिख लें कि x सच दैट x बराबर 2, कि x का मान केवल 2 है,
जब x का मान 2 है तो जो भी आंसर होगा उसको हमें कैसे लिखना है कि x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर जिसमें कि 2 शामिल नहीं है, क्योंकि 2 यहाँ है, 2 इसमें से मैच करेगा, तो जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो फिर 1 3 4 सारी की सारी नेचुरल नंबर तो बचेंगे ही, ठीक है, सारे के सारे नेचुरल नंबर तो बचेंगे जिसमें 2 शामिल नहीं होगा। बस यही लैंग्वेज में लिखना है। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या है कि जो x है उसका जो है वो नॉट इक्वल्स टू 2 रहेगा, ठीक है, x का जो मान रहेगा वो नॉट इक्वल्स टू 2, यानी कि उसमें 2 शामिल नहीं होगा और बाकी के नेचुरल नंबर सारे के सारे लिखे जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आ जाएगा या नहीं, ठीक है, देखते हैं। x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7, यानी जो x की वैल्यू है वो 7 से बड़ी है, ठीक है, वो 7 से बड़ी है और 7 भी उसमें शामिल है। ये इक्वल्स टू का साइन लगा है, इसका मतलब ये है कि 7 तो शामिल है ही है, लेकिन x की जितनी भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, वो 7 से बड़ी वैल्यू हमें लेना है। तो 7 से बड़ी संख्या लेने का मतलब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 7 तो लेना ही लेना है, लेकिन जितनी भी, अब यहाँ देखिए x की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब 7 से बड़ी संख्याएं लेनी है। तो 7 से बड़ी संख्या लेनी, लेकिन 7 भी लेना है क्योंकि इक्वल्स टू का साइन लगा। तो 7 8 9 10 और ऐसे ही चलती चली जाएंगी, ठीक है। तो अगर ये संख्याएं इन संख्याओं में मैच करेंगे तो यहाँ 7 से लेकर के पीछे की सारी संख्याएं मैच होंगी। तो बचेगा क्या भाई, 7 से लेकर पीछे की सारी संख्याएं मैच करेंगी तो ये सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगी। बचेगा क्या, 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक बचा। इसका मतलब ये है कि जो x है वो 7 से छोटी संख्याएं बचेंगी, ठीक है। x इसका मतलब ये है कि जो x है वो 7 से छोटी संख्याएं बचेंगी जिसमें 7 भी शामिल नहीं होगा, क्योंकि 7 तो यहाँ से चला गया ना, तो x जो है वो 7 से छोटी संख्याएं बचेंगी जिसमें 7 शामिल नहीं होगा। तो इसका आंसर ना कुछ ऐसे लिखेंगे, मैं इसका आंसर यहाँ पर लिख के बता रही हूँ। कैसे लिखेंगे कि x सच दैट x, ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ठीक है, और जो x होगा वो 7 से छोटा होगा। इसकी तरफ ऐसे नोक कर दिया, ठीक है, ये नोक इसकी तरफ निकाल दिया। इसका मतलब है कि जो भी x होगा वो 7 से छोटी संख्या है, और यहाँ पर इज इक्वल्स टू का साइन नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पर इज इक्वल्स टू का साइन नहीं लगेगा। इससे ये पता चलता है कि उसमें 7 शामिल नहीं होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बन नहीं पाया ठीक से, ऐसे करके बनाना था, तो इसमें ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी देखते हैं। अब इसका ये 11 नंबर है और इसमें क्या कहा है, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और 2x प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, 2x प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन 10 है। तो इसका भी हमें कॉम्प्लीमेंट ही लिखना है, ठीक। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर ये xi 11 नंबर है, ओके। देखते हैं हमारे पास जो दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और हमें बोला है और 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, ये हमें दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक ये इनइक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। अब जब इनइक्वलिटी का साइन लगा होता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ बच्चे ये नहीं जानते हैं। देखिए कैसे करते हैं, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 लिखा हुआ है, तो 2x, अब ये 1 ना इस तरफ ले जाएंगे 10 की तरफ, तो जैसे ही ये 1 यहाँ जाएगा ये जो साइन है ना ये घूम जाएगा, अगर ये इस तरफ है तो ये इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे बनाना था, ओके। ये जो साइन ऐसे लगा ना ये ऐसे कर देंगे, तो ये 10 माइनस 1, क्योंकि यहाँ से हम कोई भी संख्या हटाएंगे, ठीक है, प्लस या माइनस में ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो जो ये इनइक्वलिटी का साइन है ये तुरंत घूम जाएगा। अगर इस तरफ है तो इस तरफ हो जाएगा, और अगर इस तरफ लगा होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ से 2x क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, तो फिर x यहाँ से क्या हो जाएगा 9/2। इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है वो 9/2 से, ठीक है, 9/2 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी तरफ नोक निकली है तो 9/2 से छोटी होनी चाहिए। अब 9/2 से छोटी का मतलब कौन कौन सी संख्या है, 9/2 का मतलब पहले तो क्या होगा, 9/2 का मतलब 4.5, लेकिन 4.5 हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें तो प्राकृतिक संख्या लेनी ना, हम पॉइंट में नहीं ले सकते। तो फिर अब 4.5 से छोटी कौन कौन सी संख्याएं होंगी, तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी, बस इतनी ही संख्याएं होंगी, इससे ज्यादा हम संख्याएं नहीं ले सकते। तो x में अगर इतनी संख्याएं हैं और यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या था 1, ठीक है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या था 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे था यूनिवर्सल सेट हमारे पास, ठीक है, 5 6 ऐसे चल रहा था। अब अगर इतनी संख्याएं निकल जाएंगी तो बचेगा क्या, 5 6 7 8, यानी एक तो नेचुरल नंबर बचेगा जो कि 4.5 से बड़ा होगा, ठीक है, जो कि 4.5 का मतलब 9/2 से बड़ा होगा, ठीक है। एक तो नेचुरल नंबर बचेगा, और कैसा नेचुरल नंबर, जो कि 4.5 यानी कि 9/2 से बड़ा होगा। तो हमें ये लिखना है, लैंग्वेज में क्या लिखना है इसका आंसर, इसके आंसर में क्या लिखेंगे,
x such that x belongs to a natural number, और जो x होगा वो ग्रेटर देन, ठीक है, बड़ा होगा, बड़े के लिए उसकी तरफ मुंह खोलना होता है, तो बड़ा होगा किससे, बड़ा होगा 9/2 से, ठीक है। तो जब इस तरह के लैंग्वेज में लिखा है तो आंसर भी हमें इस तरह के लैंग्वेज में ही देना होता है। आई होप आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से समझाया हो, आपको कंप्लीट समझ में आ गया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है यू। अब यू का मतलब है यहाँ पर हमारे पास सेट दे रखा है, यूनिवर्सल सेट, तो उसमें 1 से लेकर के 9 तक है। ए में है 2, 4, 6 और 8, और बी में है 2, 3, 5, 7, ठीक है। ए बी यूनिवर्सल सेट और ए बी हमको दे रखा है, तो सत्यापित कीजिए। हमको सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है। फर्स्ट में है ए यूनियन बी का डैश, ठीक है, ए यूनियन बी का डैश है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन, ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये हमको सत्यापित करना है, प्रूव करना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। तो ये हमको दोनों प्रूव करके दिखाना है, ठीक। तो सबसे पहले जो हमको दिया है वो लिख लेते हैं, हमको क्या क्या दे रखा है। अब हमें एक यूनियन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें यूनियन दे रखा है, यानी कि यूनियन नहीं यूनिवर्सल सेट दे रखा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक हमको यूनिवर्सल सेट दे रखा है। और जो ए है, ए में क्या है 2, 4, 6 और 8, ठीक है। और बी में हमें दे रखा है 2, 3, 5 और 7, ये हमको बी में दे रखा है। तो यूनियन है, तो यूनिवर्सल सेट है, ए है और बी है। हमको जो पहला प्रूफ करना है वो क्या करना है, ए यूनियन बी इसका डैश, ठीक है, ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हमको ये प्रूफ करके दिखाना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी इसका डैश, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी यहाँ पर डैश लगा होता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, u माइनस ए यूनियन बी करते हैं, ठीक है, u माइनस ए यूनियन बी करते हैं। तो हमारे पास u दे रखा है, और u में हमें क्या दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 माइनस, और a यूनियन b, तो पहले a और b का हमें यूनियन कराना होगा, तो इनका यूनियन करा लेते हैं। 2 मैच हो रहा है, 2 तो लिखेंगे, 4 तो लिखेंगे, लेकिन उससे पहले 3 लिखेंगे, ठीक है, जो मैच नहीं होता वो भी लिखते हैं, फिर 4 लिखेंगे एंड 5 भी लिखेंगे एंड 6 लिखेंगे, ये 7 भी लिखेंगे और ये 8 भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने ए और बी का यूनियन कराकर यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को घटाना है, देखिए 2 मैच हो रहा है, 2 घटेगा, 3 भी मैच हो रहा है, 4 भी मैच हो रहा है, 5 भी मैच हो रहा है, 6 भी मैच हो रहा है, 7 भी मैच हो रहा है, 8 भी मैच हो रहा है। हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 1 और 9 बचा, ठीक है। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है वो 1 और 9 आ रहा है, तो राइट हैंड साइड भी तो इतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो राइट हैंड साइड अब यहाँ पर लिखते हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन है, ओके, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। अब सबसे पहले ए डैश निकालते हैं, तो ए डैश कैसे निकालेंगे, u माइनस ए, ठीक है, u माइनस ए निकालेंगे। तो u में क्या है 1 से लेकर 9 तक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 माइनस ए, ठीक है। ए में क्या हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, ये हमारे पास ए में दे रखा है, ठीक है। अब इसको घटा लेते हैं, तो जब घटाएंगे, घटाने का मतलब क्या है कि 2 मैच हो रहा है, 4 भी मैच हो रहा है, 6 मैच हो रहा है, 8 मैच हो रहा है, बचा क्या 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये बचा। ए डैश में हमारे पास ये बचा। अब हमें बी डैश निकालना है, ठीक है, पहले ए डैश निकाला, फिर बी डैश निकाला, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करा देंगे, तो ये राइट हैंड साइड भी हमारे पास आ जाएगा। और देखते हैं क्या सेम मैच होता है या नहीं। अभी हमें क्या निकालना है, बी डैश। तो बी डैश कैसे निकालेंगे हम, u माइनस बी कर देंगे, u का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 माइनस बी, और b में क्या लिखना है हमको, b में है 2, 3, 5, 7, ठीक है, 2, 3, 5 एंड 7, ठीक है। अब घटाते हैं आपस में, तो 2 मैच हो रहा है, ठीक है, 3 भी मैच हो रहा है, 2, 3, 5 एंड 7, इतने मैच हो रहे हैं। बचा क्या, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा एंड 9 भी बच रहा है, तो 9 भी लिख लेंगे, ठीक है। हमारे पास ए डैश आ गया, ए डैश ये है और बी डैश हमारे पास ये है। अब ए डैश और बी डैश का क्या कराना है, इंटरसेक्शन कराना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो यहाँ ए डैश की वैल्यू ये आई थी क्या 1,
3 5 7 9 इंटरसेक्शन, और बी डैश आया था 1 4 6 8 9, ये है बी डैश। अब दोनों को आपस में क्या करना है, इंटरसेक्शन करवाना है, यानी कि जो चीजें मैच हो रही हैं बस वही वही लिखना है। एक मैच हो रहा है, ठीक है, तो एक लिखेंगे बस, और क्या, और कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, ये बस 9 मैच हो रहा है, ठीक है, और कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, तो इंटरसेक्शन का मतलब वही लिखते हैं जो चीजें मैच हो रही हैं। तो देखिए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था और ये हमारा राइट हैंड साइड है, और दोनों इक्वल आ गए हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया, प्रूव। अब ये हमें चौथे का सेकंड पार्ट करना है, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, और यहाँ क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है, तो वैसे ही करना है, प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, और यहाँ पर क्या होगा, यू माइनस, ठीक है, जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू माइनस करना होता है, तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे। तो अब यू के लिए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक है, माइनस। अब ए इंटरसेक्शन बी, तो ए में, अच्छा देखिए ए में क्या क्या था हमारे पास, ए में था 2 4 6 8, और बी में क्या है 2 3 5 7। तो जो इसमें मैच होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में मैच होता है, तो मैच क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ 2 मैच हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 मैच हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ जो ए इंटरसेक्शन बी है, क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे यहाँ पर। अब इसको आपस में घटाना है, घटाने का मतलब क्या होता है कि अगर 2 यहाँ पर मैच कर रहा है, अगर 2 यहाँ पर मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या कि हमें 2 को छोड़कर बाकी पूरी संख्याएं लिखनी है। कैसे, 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हमें राइट हैंड साइड करना है, तो राइट हैंड साइड कैसे लिखेंगे, ए डैश यूनियन बी डैश, तो पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालेंगे, ठीक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, इसका मतलब ए डैश को u माइनस ए करेंगे। अब u के लिए हमें क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, माइनस ए, और ए में हमें क्या लिखना है, जो हमारे पास दे रखा है, क्या, 2 4 6 और 8। अब पहले इसको आपस में घटा लेते हैं, तो घटाने का मतलब जो चीजें मैच हो रही हैं, 2 मैच हो रहा है, 4 मैच हो रहा है, 6 मैच हो रहा है और 8 मैच हो रहा है, बचा क्या, 1 3 5 7 और 9, ये हमारे पास बचा। अब बी डैश भी तो निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यू माइनस बी करेंगे। अब यू में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतना हो जाएगा, माइनस बी, और बी में हमको दे रखा है 2 3 5 और 7, ठीक है, बी में हमको ये दे रखा है। अब जो चीजें मैच हो रही हैं तो पहले तो वो लिखेंगे, क्या, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 7, ठीक है, ये जो मैच हो रहा है ये छोड़ेंगे, लिखेंगे नहीं, छोड़ना है। 1 बचा, क्या, 1 बचा, यहाँ से 4 बचा, और यहाँ से 6 बचा, और यहाँ से 9 बचा, तो ये हमारे पास इतना बचा। अब इन दोनों का हमें यूनियन कराना है, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो ए डैश यूनियन बी डैश, इसको कैसा लिखना है, दोनों का यूनियन कराना है। यूनियन का मतलब है 1 3 5 7 9, और यूनियन किसका कराना है, 1 4 6 और 9। यूनियन कराने में जो चीजें मैच होती हैं पहले वो लिखना है, और जो मैच नहीं हो रही वो भी लिखना है। तो 1 तो लिखना है, 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है, एंड 5 लिखना है, एंड 6 लिखना है, 7 लिखना है, एंड 9 भी लिखना है। एक मिनट, यहाँ पर 8 मिस हुआ है, हाँ यहाँ पर ये 8 भी लिखना था, ओके, तो यहाँ पर ये 8 भी आएगा, इसलिए यहाँ पर 8 भी आएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो आया था, ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा आया था, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड था, और ये हमारा राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, ठीक है, और चारों के लिए हमें वेन आरेख बनाना है। जो पहला क्वेश्चन उसमें क्या है, ए यूनियन बी, और इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए यूनियन बी का डैश, इसका हमें वेन आरेख बनाना है। तो वेन आरेख ज्यादा टफ नहीं होते, सिंपल ही होते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं इसका। अब यहाँ पर जो 5वें का फर्स्ट है, ठीक है, वो है ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। अब ए यूनियन बी डैश का मतलब क्या होगा कि अगर ए यूनियन बी हम लिखें, ठीक है, ए यूनियन बी डैश
हम लिखें तो क्या होगा, u माइनस a यूनियन b, यही रहा होगा। ठीक है भाई, a यूनियन b डैश का मतलब है कि u माइनस a यूनियन b। ठीक, तो a यूनियन b कैसे बनाते हैं, पहले तो ये देखिए, वेन आरेख ऐसे बनाते हैं। ये जो पूरा का पूरा होता है ना, ये यूनिवर्सल सेट है, ये है यूनिवर्सल सेट, ये इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है। अब ये a है, इसको हमने a मान लिया, और ये b है, इसको हमने b मान लिया। ठीक है, तो अब जब हम यूनियन करते हैं, यूनियन करने का मतलब है कि जो इसमें होता है, जो इसमें भी होता है, ठीक है, जो इसमें होता है, जो इसमें भी होता है, और जो दोनों में होता है, सभी चीज को कॉमन लिखते हैं। तो अगर ए यूनियन की बात की जाए तो ए यूनियन बी में ये पूरा पोर्शन कलर किया जाएगा, ये पूरा पोर्शन ए यूनियन बी में। ठीक है, तो ए यूनियन बी में ये पूरा पोर्शन कलर किया जाएगा, इतना पूरा। भाई ये भी कलर होगा, ये भी कलर होगा, और ये भी कलर होगा। ये ए यूनियन बी में इतना पूरा पोर्शन कलर किया जाएगा। लेकिन हमें तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि इतना छोड़ के, ठीक है, इतना पोर्शन छोड़ के जो ये बचा पार्ट, ठीक है, जो ये इतना बचा, इसको कलर किया जाएगा, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। आंसर हमारा क्या था, इसका आंसर मैं यहाँ पर आपको करके बता रही हूँ। इसका आंसर हमारा ये था, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये यूनियन है। ठीक है, यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट है। तो अब यहाँ पर क्या था कि ये इतना पोर्शन छोड़ के हमें सिर्फ इतने को कवर करना था। ठीक, ये पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा, और ये बन गया हमारा वेन आरेख, किसका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर क्या लिखना है, ए यूनियन बी, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। और ये क्या था, अगर हम इसकी बात करें, ये हमने क्या बनाया था, तो ये हमने बनाया था ए यूनियन बी, लेकिन हमें ए यूनियन बी तो नहीं पूछा था, हमें उसका कॉम्प्लीमेंट पूछा था। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में बोला है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, क्या बोला है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये बोला है। तो हमने अभी अभी आपको, ठीक है, अभी अभी आपको एक रूल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, डी मॉर्गन का नियम, डी मॉर्गन का नियम पढ़ाया था। उसमें क्या था, अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश है, ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी करके। ठीक है, ए यूनियन बी करते हैं और डैश ऊपर लगा देते हैं। तो ये डी मॉर्गन का नियम होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक मिनट, डी मॉर्गन के नियम से, ठीक है, डी मॉर्गन के नियम से। और डी मॉर्गन के नियम से हम क्या जानते हैं कि जो ये लिखा है ए डैश यूनियन बी डैश, तो क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें जो ये डी मॉर्गन के नियम से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो क्या करना है, सबसे पहले जो ये इंटरसेक्शन है इसको बनाना है यूनियन। ठीक है, इसको बनाना है यूनियन, और यहाँ बी लिख देना, और पूरे का हमें यहाँ पर ऐसे डैश लगा देना है। ठीक है, पूरे का यहाँ पर हमें ऐसे डैश लगा देना है। अब जो पहला क्वेश्चन था, सेम यही दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन यही है, तो इसका मतलब चित्र भी यही बनेगा। तो आप डायरेक्टली इसका चित्र ये बना सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसका चित्र ये बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया। या फिर एक स्टेप यहाँ पर ये बढ़ा सकते हैं, क्या, यू माइनस ए यूनियन बी, ये भी ऐसे भी लिखा जा सकता है। उसके बाद ये वाला चित्र आप बना दें। ठीक है, सेम टू सेम यही चित्र रहेगा ऐसे ही करके। तो यहाँ ये ए है, ये बी है, तो ये है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, लेकिन लिखना आपको ये है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया था लिखना वो है। और यहाँ पर ये यू है, और ये भाग इतना छायांकित कर देना है, इतना भाग आपको छायांकित कर देना है। तो मुझे लगता है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्योंकि ये वन से ही रिलेट कर रहा था, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं क्या है। तो इसका थर्ड पार्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी और इसका डैश। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी का डैश है यहाँ पर। तो इसको कैसे करेंगे, अब ए इंटरसेक्शन बी डैश को हम लिख सकते हैं यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी बनाना है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, पहले वो समझिए। अब यहाँ पर ये ए है, ठीक है, ये बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या करवाते हैं, जब दोनों को मैच कराते हैं और जो कॉमन चीजें आती हैं, वही तो लिखते हैं, सिर्फ कॉमन चीजें लिखते हैं। ना तो ए की लिखते हैं, ना तो बी की चीजें लिखते हैं, सिर्फ जो कॉमन आता है, ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट आते हैं उनको लिखते हैं। अगर ये ए है, ये बी है, तो कॉमन क्या है, ये इतना कॉमन है, तो सिर्फ इतना, इतने को हमें छायांकित करना है इसके लिए, ए इंटरसेक्शन बी के लिए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी के लिए इतने को छायांकित करना है, लेकिन हमें ये नहीं पूछा, हमें तो ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है। तो इसका चित्र कैसे बनेगा, इतना पोर्शन छोड़ के पूरा का पूरा छायांकित करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये u हो जाएगा, ये a है,
ये बी है, ये इतना पोर्शन छूट जाएगा, बाकी पूरा हमें छायांकित करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, और इतना ही पोर्शन क्यों छूटेगा, क्योंकि इसमें इतना छायांकित था, तो यू में से सिर्फ इतना ही तो घटाएंगे, मतलब ये पूरा का पूरा हमें छायांकित करना था। तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और ये पूरे का डैश। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में क्या है, और 4 में है ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, ए डैश यूनियन बी डैश, ये 4 में है। अब डी मॉर्गन के नियम से ये भी सवाल लगेगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पर लिखेंगे डी मॉर्गन नियम से। डी मॉर्गन नियम से कैसे, डी मॉर्गन नियम से ए डैश यूनियन बी डैश, इसको हम क्या करेंगे, ए और यूनियन को बना देंगे इंटरसेक्शन और बी कर देंगे, पूरे के ऊपर डैश लगा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम हो गए। ठीक है, तो अब चाहे आप एक स्टेप्स में ये बढ़ा लें ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद में आप ये वाला चित्र बना दें और ये कंप्लीट हो जाएगा। ये चित्र आपको समझ में आया है, तो बस ऐसे इसको भी आपको बना देना है नॉर्मली, और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये इतना पोर्शन छूट जाएगा, बाकी का पूरा पोर्शन आपको ये छायांकित करना है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसमें लिखना हमें ये है क्या, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, ए डैश यूनियन बी डैश, और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको वेन आरेख समझ में आया हो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 है, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। ठीक है, यानी कि U जो है वो किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का सार्वत्रिक समुच्चय है। यूनिवर्सल सेट को हमें क्या मानना है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, उसमें सभी त्रिभुज आएंगे, यूनिवर्सल सेट में सभी के सभी त्रिभुज आ जाएंगे। ठीक है, अब बोला है यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न हो, यानी कि जो A है उसमें कम से कम एक कोण 60 से अलग होना चाहिए। ठीक है, एक कोण 60 से अलग होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। ठीक है, तो ए डैश क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बताना है, तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो ए होगा उसमें कम से कम एक कोण 60 का तो होना ही चाहिए। जब यहाँ एक कोण 60 से भिन्न है तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि उसमें जो एक कोण है वो कम से कम 60 का तो होना ही चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या, सारे कोण भी 60 के हो सकते हैं। तो जब सारे ही कोण 60 के हो जाएंगे तो वो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट इसका बनेगा वो समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय होगा। ठीक है, तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ कैसे करना है इसको। ओके, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले यू में क्या लिखना है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, यू में लिखना है सभी त्रिभुजों का समुच्चय, और ए में क्या लिखना है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो। ठीक है, भिन्न हो या है, ठीक है, ऐसे है। अब ये हमारा ए में है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होता क्या है, u माइनस ए। ठीक है, u माइनस ए ही तो कॉम्प्लीमेंट होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ हमें लिखना क्या है, ए डैश में उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री का हो। ठीक है, एक कोण 60 डिग्री का हो, एक कोण 60 डिग्री का हो, अर्थात या फिर इसमें लिख सकते हैं, या फिर तीनों ही कोण 60 डिग्री के हों। ठीक है, या तो ये लिख सकते हैं, या तो एक कोण 60 डिग्री का हो या फिर तीनों ही कोण 60 डिग्री के हो सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आएगा वो क्या आएगा, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, समबाहु, यहाँ त्रिभुज लिख लेते हैं, बनाते नहीं लिखते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ओके, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है।
जो पहला है उसमें क्या है, ए यूनियन ए डैश। तो जब भी ए यूनियन ए डैश होता है, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, हमारा यू बन जाता है, ठीक है। और ये जो है, ये हमारे पास रूल है यहाँ पर पूरक नियम से, ए यूनियन ए डैश क्या बन जाता है, यू बन जाता है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, तो यहाँ पर तो यू फिल हो जाएगा। यहाँ फाई इंटरसेक्शन ए, तो अगर फाई डैश, यहाँ पर फाई डैश है, तो फाई डैश का अगर हम इंटरसेक्शन ए के साथ कराते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जो फाई डैश लिखा होता है ना, वहां पर हमें यू लिखना होता है, यू यानी कि यूनिवर्सल सेट, यू लिखना होता है। तो अगर यू का किसी के साथ में भी इंटरसेक्शन कराते हैं तो वो सेट आ जाता है, यानी कि ए आ जाएगा। भाई यू का अगर ए के साथ में इंटरसेक्शन कराएंगे तो फिर ए आ जाएगा, तो यहाँ पर ए फिल हो जाएगा, क्योंकि अभी पीछे मैंने पढ़ाया है कि फाई डैश जो होता है वो यू होता है, और यू का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन कराते हैं तो वो ए या बी या सी कुछ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ये क्या बन जाता है, ये फाई बनता है, ए इंटरसेक्शन ए डैश ये फाई बनता है। और देखिए यहाँ पर ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या बन जाता है, फाई बन जाता है। और ये देखिए फाई डैश की जगह हम यू लिखते हैं और यू डैश की जगह फाई लिखते हैं, ये भी मैंने आपको अभी अभी बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यू डैश इंटरसेक्शन क्या है, ए है, ठीक है, यू डैश का इंटरसेक्शन ए से कराना। तो यू डैश के लिए हमने अभी अभी बताया कि यहाँ पर क्या बनेगा, फाई बनेगा। तो जहां पर यू डैश है वहां पर क्या बना देंगे, फाई बना देंगे। तो फाई का इंटरसेक्शन जब ए से करेंगे तो क्या आ जाता है, फाई आ जाता है, ठीक है। फाई का इंटरसेक्शन किसी के साथ भी करवाते हैं तो फाई ही आ जाता है। तो ये यहाँ तक 7 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, और ये जो विविध प्रश्नावली है, ये जो है प्रश्नावली 1.1 से लेकर 1.5 तक जितने भी आपने क्वेश्चन किए ना, उन सब में इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप खुद से सॉल्व कीजिए, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए अब मैं आपको संबंध एवं फलन, ठीक है, ये जो क्वेश्चन प्रश्नावली जो 2 है, अभ्यास 2 है, इसमें संबंध एवं फलन है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।